वेलकम बैक टू द शो। और अब इस सेगमेंट में आपके सवाल हम शामिल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवालात हमें मौसूल होते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सेठी साहब को फॉलो करने वालों का सियासी शऊर भी बहुत आला है। सबसे पहला सवाल इस्लामाबाद से मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा ने किया है। क्या पूछ रही हैं वो? आप जरा इस बात पे रोशनी डालें कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं बाजवा साहब को और फैज हमीद को। उसमें एक कैरेक्टर जरदारी साहब का भी था। वो अगर उस टाइम पे शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए राजी हो जाते तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बनती ही नहीं पीटीआई की। और मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि जरदारी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही साइड से खेलते हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जरदारी साहब ले जाएंगे और पीएमएलएन जो है ना वो देखती ही रह जाएगी। ये आपने सवाल सुना। वो पूछ रही है कि पींगे जो हैं वो अगर मुस्लिम लीग नून डाल रही है तो झूले जो हैं वो जरदारी साहब ना ले जाएं। क्या कहेंगे आप जरदारी साहब की सियासत के बारे में सेठी साहब? देखिए, मैं तो हमेशा बड़ी इज्जत करता हूँ जरदारी साहब की। उसकी वजह ये है कि सियासत में तो बहुत आगे है सबसे वो, क्योंकि और उनको एक बात का एहसास है जो कि शुरू में मोहतरमा को नहीं था, मगर उसके बाद मोहतरमा को भी उस बात का एहसास हो गया। वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी है। जब मोहतरमा भुट्टो 1988 में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े ले लिए। उनका ख्याल था कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, अवाम मेरे साथ है, ये एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है मैं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी छुट्टी करा दी और नवाज शरीफ साहब को खड़ा कर दिया उनके खिलाफ और साजिश करके उनको छुट्टी करा दी। और उसके बाद मोहतरमा को समझ आई कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। नवाज शरीफ साहब आए, उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो मैं जो चाहूँगा मैं कर लूँ, मगर इस शौक में या ख्वाब में उन्होंने भी झगड़े शुरू कर दिए कि नहीं ये मेरा हक है, ये मेरा हक नहीं है। उनकी भी छुट्टी हो गई। फिर उन्हें थोड़ी बहुत समझ आई, पूरी समझ नहीं आई। मोहतरमा इन द मीनवाइल वापस आई तो उन्हें पता था कि अब मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं करना। उन्होंने कोई झगड़ा प्राइम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं किया। उनका झगड़ा फारूक लगारी प्रेसिडेंट के साथ हो गया और फिर फारूक लगारी ने उनकी छुट्टी करा दी, बिकॉज उस वक्त 58(2) आइन के अंदर हिस्सा था। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा सकता था, गवर्नमेंट खत्म कर सकता था। और फिर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह ने प्रेसिडेंट का साथ दिया और मोहतरमा बाहर आ गई, मगर मोहतरमा ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने फिर झगड़े शुरू कर दिए और मुशर्रफ के साथ झगड़ा कर लिया तो छुट्टी हो गई। लोग ये कहते थे कि मोहतरमा तो सीख गई है, और मोहतरमा के साथ जरदारी साहब जिन्होंने 8 साल जेल काटी और उनको पता है एस्टेब्लिशमेंट का पार क्या है, और क्योंकि वो एक माइनॉरिटी प्रोविंस से आते हैं उन्हें और भी ज्यादा एहसास है इस बात का, क्योंकि उन्हें पता है कि एमक्यूएम को किसने बनाया और किसने वहां रखा, और उन्हें पता है उसके साथ क्या नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, और कराची उनके हाथ से निकल गई। तो इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट का पावर जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, और उनका यही फैसला है कि जो भी करेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्हें आखिरी वक्त पे भी एक सबक सिखा दिया गया, जबकि उन्होंने कोशिश की थी किसी एक स्टेज पे, जब ये उसामा बिन लादेन का मसला हुआ और तो उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्जाम लगा था, वो उस वक्त इनके एडवाइजर थे, और हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्जाम लगा के उन्होंने अमेरिका की गवर्नमेंट की इमदाद मांगी है, मगर ऐसी बात नहीं थी। मगर शक ये था कि जरदारी साहब ने कहा यार जरा अमरीकन तो कहो कि साड़ी फौज मेमोगेट ना आओ मेमोगेट। तो मगर फिर भी जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा नहीं करते, और जहां होता है वो मिल के काम करते हैं। गालबन सर जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ होता है। अभी भी ये जो बाप पार्टी के कुछ लोग चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, उनको ग्रीन लाइट मिली है एस्टेब्लिशमेंट में से, तो वो गए हैं। मैं सरफराज बुख्ती और उनके साथियों की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आपके, वो भी पीपल्स पार्टी की ज्यादा बात सुनते हैं, नून लीग की बात कम सुनते हैं, बिकॉज उन्हें यही इशारा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बना के रखनी है, क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी अहमियत है और ऐन मुमकिन है कि वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी वही बनाए। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बनाता है तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और वो सिर्फ जरदारी साहब ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरा जवाब ये है कि जरदारी साहब गेम बिल्कुल खेलेंगे। नवाज शरीफ जरदारी साहब को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, और जरदारी साहब तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते। वो तो हर बात अपनी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि लोग उनको ट्रस्ट करें, और वो हमेशा जो डील करते हैं उसके ऊपर पाबंद रहते हैं।
बाकी सियासी जमातें इधर उधर हो जाती हैं। मगर जरदारी साहब का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ धोखा नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, और जो वादा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को वो पूरा करके देते हैं। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट शायद पसंद नहीं करती पीपल्स पार्टी को, बिकॉज एक पूरी तारीख है पीपल्स पार्टी की, और एस्टैब्लिशमेंट के एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी रही है वो, और इसलिए वो उसको पूरा पसंद नहीं करते, मगर उनके साथ चलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मोहरा है उनके हाथ में पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद-बीनी का इनिशिएटिव था ना सिटी साहब? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग आपने सारी हिस्ट्री बता दी और फ्यूचर भी बता दिया बातों बातों। इस साहब ने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया, ईंट से ईंट बजाने के बाद दीवार और उसकी बुनियादें मजबूत बनाना वो सीख गए, लेकिन सीखा किसने नहीं है, इस पर एक सवाल है। मंसूर खान साहब मर्दान से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नजम सिटी साहब से ये सवाल है, जिस तरह 2018 में इमरान खान को हुकूमत दिया गया था, वो जिसके सहारे वो आया था, नवाज शरीफ भी क्या इसी तरह वो हुकूमत में आ रहा है या अपनी वोट या आवाम के जरिए आ रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ का भी यही हशर होगा जिस तरह इमरान खान का हुआ है? असल में सिटी साहब इस इलेक्शन को लेकर सभी के जहनों पे यही सवाल है, आप इसका जवाब दे दें। देखिए बात यह है कि इमरान खान को 2018 में वोट तो पड़ा था, मगर इतना वोट नहीं पड़ा था कि वो हुकूमत बना सकते, और नून लीग को वोट मिला था, मगर इतना वोट नहीं मिला था कि वो खुद अपने पांव पे खड़े होकर एक हुकूमत बना सकते। वोट डिवाइड हो चुका था। एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करके और खान साहब के हवाले कर दिया, और बाकी छोटी जमातों को भी डंडा देके कहा जाओ उधर, और वो खान साहब के पास पहुंच गए। ये हुआ, ठीक। अब क्या होगा, अब डिपेंड करेगा कितना वोट नवाज शरीफ को पड़ता है और कितना वोट पीटीआई को पड़ता है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी के बारे में तो केपी में स्पेशली और पंजाब में भी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है, तो देखना यह है कि अब कितने वोट पड़ते हैं उनको और उनकी कितनी सीटें निकलती हैं। अगर तो सीटें निकाल गई पीटीआई, जो कि मुझे लगता है कि 60-70 से ज्यादा सीटें नहीं निकालेगी वो, अगर इतनी निकाल जाती है तो प्लेयर तो होगी वो, मगर फिर मियां साहब जो है वो भी 120 से 110 तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मियां साहब को फिर शायद जरदारी साहब की जरूरत ना पड़े, और अगर जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई और जरदारी साहब भी ले गए 50-60 सीटें, तो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि कौन अकेले अपने पांव पे खड़े होकर हुकूमत बनाएगा या नहीं बनाएगा जरा मुश्किल है, ये नंबर्स गेम है। मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कैलकुलेशंस की हुई है, मगर ये कहा जाता है कि जो भी आप कैलकुलेशंस करें, अवाम की जो जब कैलकुलेशन होती है वो सबको खत्म कर देती है, सारी कैलकुलेशंस को वो कुछ और ही निकालती है। फिर उसको तब्दील करना भी होगा ताकि थोड़ा बहुत वोट जो है जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नजर आए। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कैसे हुकूमत बनेगी, कौन अलायंस पार्टनर्स होंगे, कौन नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि वो जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के साथ वो खुद अपनी हुकूमत बना ले, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। तो अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो 100-125 सीटें मिल जाए, जिसके ऊपर वो बाकी रिजर्व सीट्स जो है वो लेके 150-160 तक पहुंच जाए, और 10-15-12 सीटें और चाहिए हो हुकूमत बनाने के लिए, तो वो तो मिल जाती हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर तबसरा करना मुश्किल है। अलबत्ता ये बात जो आपने कही कि जी क्या हशर क्या होगा अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं, तो हशर क्या होगा। देखिए अभी ये सवाल चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे अगर नून लीग को मौका मिलता है, या शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश तो यही है नवाज शरीफ साहब की कि वो हुकूमत बनाए, मगर ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि वोट कितने पड़ते हैं और किस किस्म की कोalition बनानी पड़ती है। अगर तो एक लंबी चौड़ी कोalition बनानी पड़ेगी जैसे पीडीएम बनी थी, फिर तो मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि वो बेसिकली कोalition गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहते और ना ही समझते हैं कि उससे कोई काम होता है, बदनामी ही होती है, क्योंकि हर बंदा खींच रहा होता है किसी एक तरफ कोई दूसरी तरफ, और उससे करप्शन के बड़े इम्कानात होते हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है पार्टी वाला मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे दे, तो सारा दिन आप कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। मियां साहब का ये तबीयत नहीं है, वो कहते हैं खुली छुट्टी मिले मैं काम करके दिखाऊं, नहीं करूंगा तो नहीं आऊंगा, मगर उनको काम करने की इजाजत नहीं मिलती। 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं और कोई ना कोई इशू बन जाता है, उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी तक बेचारों ने 5 साल नहीं काटे, अगर 5 साल मिल जाते तो पता नहीं क्या कर देते, मगर उनको हर तीसरे चौथे साल उनको फारग कर देते हैं।
अब आप देखें न, शहबाज शरीफ साहब ने एक पीडीएम गवर्नमेंट तो चलाई है, बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि जो इक़दाम किए उन्होंने स्पेशली IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो मुश्किल से और बड़ी बदनामी हुई इस हुकूमत की, खुसूसन नून लीग की। मगर उन्होंने कोalition को बरकरार रखा, क्योंकि कोalition को सपोर्ट भी थी एस्टैब्लिशमेंट की जी। तो अब ये है कि उस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। अगर वो सिचुएशन होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट निकाली जाएगी, गवर्नमेंट चलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट फिर मिलजुल के ही चलेगी और पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी। इसको चलाना हमने और हमने डिलीवरी देनी है, जो बातें की है, और सख्त फैसले करने हैं। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो चलेगा। अगर मियाँ साहब आ गए और वो उन्होंने कहा कि जी अब मुझे खुली छुट्टी मिलनी चाहिए और मैंने ये करना है वो करना है, तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो इम्कान होता है कि जी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। मगर हम उम्मीद यही है कि मियाँ साहब भी सबक सीख गए होंगे कि लड़ाई झगड़े के साथ सिर्फ उनका ही नुकसान होता है और किसी का नहीं होता। और अब मैं देख रहा हूँ कि मियाँ साहब ने काफी कॉम्प्रोमाइज की है। पहले वो इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अब उन्होंने ये बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज की है, जिस तरीके से उनको वापस वो आए हैं और रिहाई हुई है, और उन्होंने आके एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करना बंद कर दिया है एंड सो ऑन। वो तो उनका बयानिया ही था। अब जो मर्जी कहें वोट को इज्जत दो, तो यही बात थी। अब वो कहते हैं नहीं वोट को इज्जत दो, कोई और बात थी, वो अलग है। हाँ, अब वो कहते हैं जो लोग हमारे लिए वोट करेंगे वो ठीक है, अल्लाह ना कहते। हाँ, जो हमें वोट करते हैं हम उनको इज्जत दें, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने उसको टोटल बदल दिया। लेकिन इस बदलने के पीछे क्या वजूहात है, उन सब हो गया। और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, पीडीएम के दौरे हुकूमत में हमने देखा था कि बिलावल अगर शिकवा करते तो शहबाज शरीफ साहब उसको दूर करने के लिए फ़ौरन पहुंच जाते थे, फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सूरत में क्या हो सकता है वो आपने जाना। इसी तरह के उछूते और दिलचस्प सवालात टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, इस पर अपने ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से आप पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।